Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your CUET educator for general test. अब बात क्या हो रही है? अब बात हो रही है एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में. अब CUET क्या है? एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली मैं अपने चैनल पे थी, यूट्यूब पे भी थी, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हैं CUET के, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि जनरल टेस्ट की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स में कब चालू होगी. तो भैया जनरल टेस्ट की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स पे चालू ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारे वीडियोज़ अगर आपको समझना है कि CUET कैसा होता है, क्या एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या क्या पढ़ाई है और जनरल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो उसके लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा. वो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, जाके वो देख सकते हो. ठीक है. और जनरल टेस्ट में अभी हमने जो पार्ट स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है कौन सा? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट. हिस्ट्री क्योंकि बहुत 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 वाइड हो जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट हिस्ट्री रैप अप कर लेते हैं. उसके फिर बाद अपन ज्योग्राफी और बाकी सारी चीज़ों पे आ जाएंगे. ठीक है. तो अभी हिस्ट्री में भी हमने सबसे पहला पार्ट कौन सा उठाया है? एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में अभी हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म पे बात किया है, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं, फटाफट खत्म हो जाएंगे, है ना. इसके बाद जब अपन पूरी कायदे से, तो अगर आपको लगता है तो अपन को हिस्ट्री कहाँ से चालू करनी चाहिए थी? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, चाकोलिथिक एज और फिर कौन सी आयरन एज और ऐसे करके, है ना. लेकिन अभी चक्कर ये था कि अपन को लगा कि ये टॉपिक अपन जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, इसके बाद अपन जो है वो फिर सीक्वेंस में हिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है. अब ये टॉपिक मैं पूरी डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारी डिटेल में अपन जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ चुके हैं. इतना सारा अपन ने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लिया था, अपन ने इनकी सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ ली थी, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी पढ़ लिए थे. अपन ने ये भी समझ लिया था कि किस तरह से गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं. अपन ने ये भी समझ लिया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म कहाँ से निकला है, हिंदुज़म से कहाँ से डाइवर्ट होता है और क्या वजह थी. ठीक है. ये सब कुछ अपन को क्लियर हो चुका है. अब अपन आ जाते हैं सीधे सीधे फटाफट MCQs पे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एग्जामिनेशन है वो MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन को ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अपन सही सही अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है. अब 50 MCQs मैंने तैयार किए हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर. बहुत सारा कंसेप्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नहीं हुआ है वो अपन MCQ के माध्यम से कर लेंगे. मतलब नहीं हुआ है मतलब ऑब्वियसली पढ़ा हुआ भी है, और कुछ चीज़ें अगर कहीं इधर उधर मिस हो गई हैं तो हम MCQ के माध्यम से पूरी कर लेंगे. ठीक है. तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मालूम है ना कि फ्री एजुकेशन दी जाती है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कहा जाता, कोई आपको पैकेज परचेज करने को नहीं कहा जा सकता. वो क्यों नहीं कहते हम? क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग की अभी 12th ख़त्म हुई है, और ये जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं CUET का, ये सबसे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ की जो दिशा है वो तय होने वाली है. ठीक है. तो फटाफट अपन आ जाते हैं MCQs के ऊपर. पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है. इसमें ये मैंने आपसे डिस्कस तो नहीं किया था, लेकिन इस बहाने अपन इसको डिस्कस भी कर लेंगे. मैंने आपसे गौतम बुद्धा की लेगेसी डिस्कस की थी. ठीक है. जिसमें मैंने आपसे कहा था कि वो क्षत्रिय थे और कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, कौन से डायनेस्टी में हुआ. तो हमें मालूम था कि वो शाक्य डायनेस्टी में हुआ था. ठीक है. अब अपन बात ये करने वाले हैं कि गौतम बुद्धा की जो माँ थी, उनकी जो माता जी थी, वो किस डायनेस्टी को या किस लीनिएज को या किस वंश को बिलोंग करती थी. ठीक है. तो उसका जो जवाब है वो है कोलिया डायनेस्टी, या फिर इसको आप अगर पढ़ेंगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको नाम मिल जाएंगे. कई लोग इसको कोली डायनेस्टी भी बोलते हैं. ठीक है. कई लोग इसको कोलिया भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये एक ही बात है, आपको अलग अलग क्या है. बेसिकली ये जो वर्ड है ये आर्केक लैंग्वेज है ना. तो इसको जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको लिखने की जो स्पेलिंग्स हैं वो सबकी अलग अलग हैं, सब हिस्टोरियंस के अलग अलग हैं, सब किताबों में अलग अलग हैं. तो एग्जैक्टली पता है आपको क्या होता है? इवन UPSC में भी बता दूं मैं आपको, UPSC में भी जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जो आपने हिंदी से अंग्रेजी में जो कोई टर्मिनोलॉजी लिखते हैं आप. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अस्तय बोलूँ, है ना, अस्तय महावीर, अगर आप जैनिज्म की बात करते हैं तो अस्तय उसमें एक उनका प्रिंसिपल है. राइट. तो अस्तय आप उसको अष्टय भी लिख लेते हैं, कई लोग उससे अस्तय भी लिख लेते हैं, YE लगा लेते हैं, कई सिर्फ अस्तय लिख के छोड़ देते हैं, कई लोग ASTE लिख के छोड़ देते हैं. लेकिन वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपका जो मीनिंग है, जो भाव है, वो क्लियर है. ठीक है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स में जब हम किसी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन की बात करते हैं या स्क्रिप्ट चेंज करने की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी लैंग्वेज का शब्द किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इतना जो अलाउंस है वो मिलता है. ठीक है. तो ये बात आपको मैं जनरल बता रही हूँ. ये अगर आप UPSC का और PSC का और बड़े बड़े एग्जाम भी देंगे ना तो भी आपको इस काम आएगी. ठीक है. तो ये कोलियन डायनेस्टी, इसको कोलिया भी बोला जाता है, कोली भी बोला जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन.
द कस्टम संथरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, इसमें से बात हो रही है संथरा किस सेक्ट में माना जाता है या किस सेक्ट में फॉलो किया जाता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म हमें क्लियर है, शैव और वैष्णव आपको क्लियर है, ये हिंदू धर्म की दो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं। शैव मतलब जो शिव को की आराधना करते हैं, वैष्णव मतलब वैष्णव धर्म आप जानते हैं, विष्णु भगवान की जो आराधना उपासना करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है संथरा जो है वो बेसिकली जैनिज्म में होता है, ठीक है। संथारा या संथरा जो है वो जैनिज्म में होता है, ठीक है। महावीर स्वामी ब्रेथ हिज लास्ट एट, कहाँ पे महावीर स्वामी का आप कह सकते हैं कि कहाँ उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्यागा था, ठीक है। इस पे ऊपर सवाल है और इसका जवाब जो है वो है पावपुरी पे, ठीक है। पावपुरी में अपना उन्होंने शरीर जो है वो त्यागा था। Who was the author of कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का ऑथर कौन है। कल्पसूत्र एक तरह की स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्चर है, उसका ऑथर कौन है उसके ऊपर बात हो रही है और उसका ऑथर है भद्रबहु, भद्रबहु या भद्रबाहु इसके ऑथर हैं, ठीक है। अब हाँ, अपन ने एक और एक क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली प्रेसिडेंट जो थे वो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। अब इसकी जब बात हो रही है तो भद्रबाहु की बात की हमने, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में। तो भद्रबाहु कौन थे, एक मंक थे, जैनी मंक थे, और वो कहा जाता है कि उनके पास नॉलेज थी पूरे 12 अंगों की, ठीक है। 12 अंगास कहते हैं जैन धर्म में, तो उनकी जो पूरी नॉलेज थी वो मंक इनको थी, मंक भद्रबाहु को थी, और वो समहाउ कोई वजह ऐसी रही कि वो इसको पहली जैन काउंसिल को अटेंड नहीं कर पाए। तो बाकी जो मंक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 11 जो थे वो अपनी जो भी उनकी सोच थी, याददाश्त थी, जो भी थी उससे उन्होंने कंपाइल किया। 12वां अंगा जो है जो वो स्थापन नहीं हो पाया, छूट गया, ठीक है। अब कहा जाता है हालांकि जैन काउंसिल, ये जो फर्स्ट जैन काउंसिल है मानी जाती है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 12 अंगास, एंड उसको जो मतलब पहले जो 14 जो पूर्वाज होते थे उसकी जगह 12 अंगास का जो है वो एस्टैब्लिश किए गए। लेकिन इसमें चक्कर क्या हुआ कि इसमें जैसे कहा कि भद्रबाहु जो थे उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भद्रबाहु नहीं थे। अब हुआ क्या है, कहाँ पे हुई थी, या हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई, मौर्यन डायनेस्टी का टाइम था ये, आप समझ सकते हैं। और इसमें बात जो है इसको प्रिसाइड करने वाले थे इस्तलाबाहु, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये पहली थी और इसमें 12 अंगा जो थे वो निर्धारित हुए थे या एस्टैब्लिश हुए थे, आप एक तरह से कह सकते हैं। अब इन विच जैन काउंसिल जैन धर्म was divided in श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब इसमें भी जो पहली बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि श्वेतांबर संघ और दिगंबर, तो आपको मैंने बताया था मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। ये जब हम बात कर रहे थे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी के इनिशियल बात में, तो हमने ये बात की कि भाई कुछ लोग जो थे, कुछ जो जैनी जो मंक्स थे वो साउथ चले गए थे, ठीक है। जो नहीं जा पाए थे वो क्या हुआ कि काफ़ी लोग मतलब उनका आप कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो चले गए थे। अब वो जब चले गए थे, जो बचे थे पीछे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा जो जैनी धर्म में कहा जाता है ना, जो रिलीजियस लोग हैं जो उनके कहते हैं, अगर मैं ये उनका टेक बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि वहाँ से जो है जो लोग रह गए थे पीछे, उन्होंने क्या किया, अपना जीवन यापन किया। कैसे कि उन्होंने जो वस्त्र हैं वो धारण किए और उन्होंने बाकी वहाँ पे जो विहार वगैरह जो होता है वो किया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने आहार वगैरह ग्रहण किया लोगों से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ से जो है आप कह सकते हैं, मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर आप कह सकते हैं कि डिवाइड जो है, पहला जो मेजर सेक्ट डिवाइड हुआ श्वेतांबर दिगंबर में, वो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे हुआ। और इसमें भी फर्स्ट काउंसिल की बात आती है, तो ये फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे क्या हुआ था, जब वो भद्रबाहु थे और वो अटेंड नहीं कर पाए, जो कि ज्ञानी थे 12 अंगास के। तो जो लोग थे, जैसे मैंने बोला कि जो मंक्स थे ऑलरेडी उन्होंने 11 तो कर दिए, 12वां जो था वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उस टाइम पे जो कि साउथ से जो जैनी मुनि आए हुए थे वो इस चीज़ के लिए अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही नहीं है, उन्होंने कुछ डिसएग्रीमेंट इस पर दिखाया, और इस डिसएग्रीमेंट के बाद कहते हैं कि जो सेक्ट है फर्स्ट काउंसिल के बाद ही ये जो सेक्ट है ये अलग हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपने इसका जवाब जो है वो दिखाया है फर्स्ट काउंसिल, ऑलराइट।
अब अपन आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट सर्मन। पहला जो उनका सर्मन है वो महावीर स्वामी ने कहाँ पे दिया? उनका पहला सर्मन जो है वो उनने राजगृह में दिया। राजगृह, गृह या राजगृह जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही धर्मों में, आप जैनिज्म में और बुद्धिज्म में दोनों में ही बहुत मान्यता रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। बुद्धिज्म में भी इसकी अपनी एक मान्यता है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे जैन धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि महावीर स्वामी ने यहाँ पे अपना पहला सर्मन दिया था। अब द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि किसके द्वारा, किसके रेन में हुआ, तो आपको मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे हुआ। हु वाज द लास्ट तीर्थंकर? लास्ट तीर्थंकर कौन है, इसके ऊपर भी हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि वो प्रोपेगेटर माने जाते हैं जैन धर्म के, और क्या माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कि उनका और गौतम बुद्ध एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। समझ आप। 10वां सवाल यह है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब इसका जो आंसर है वो ये है, आपने अगर आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वैशाली मिलेगा, जगह जगह लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं और वो जगह है बिल्कुल वैशाली से ही है। वैशाली जो है कुंदग्राम की अगर आप बात करते हैं तो ये वैशाली में आता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के, ठीक है। तो दोनों ही बातें जो आपको पता है वो दोनों ही सही हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट होता था कहाँ का? बिहार का। फाइन, तो दोनों ही चीजें अपने आप में सही हैं। लुम्बिनी आपको मालूम है कहाँ का था? लुम्बिनी आपको मालूम है गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी। अब विक्रमशाला महावीर वाज फाउंडेड बाय, विक्रमशाला महावीर किसने फाइंड आउट किया था? ये किया था एक 18वीं सदी के 8th सेंचुरी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने इसको जो इंस्टीट्यूशन है उसको इन्होंने स्थापित किया था और वो है धर्मपाल, ठीक है। तो ही वाज 8th सेंचुरी रूलर। एट्थ सेंचुरी रूलर धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला की स्थापना की थी। नाउ सियादवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, ये मेन डॉक्ट्राइन बोला जाता है। काफ़ी सारे डॉक्ट्राइन्स हैं, उसमें से ये भी एक डॉक्ट्राइन है जो कि माना जाता है जैनिज्म का डॉक्ट्राइन, और इसमें बोला जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख के समझ गए होंगे, जैनिज्म में बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी बोली जाती हैं कि भाई आपको हर इंडिविजुअल का जो नॉलेज है वो अलग अलग दृष्टिकोण जो है उसको समझने की बात करनी है और आपको हर चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने की बात करनी है। एक उनका डॉक्ट्राइन ये बोलता है, एक डॉक्ट्राइन उनका ये बोलता है कि हर चीज़ को देखने का, हर व्यक्ति का और हर नज़रिया जो है वो चेंज हो जा सकता है। तो देयर इज़ नो अल्टीमेट ट्रूथ और देयर इज़ नो ओनली वन ट्रूथ दैट एग्जिस्ट, ये बात हो जाती है। एक उनका डॉक्ट्राइन कहता है जो अहिंसा की बात करता है, जो कहता है कि किसी जीव को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना या किसी जीव की जीवन पे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ये उनका एक डॉक्ट्राइन कहता है। एक जो है वो जीव और अजीव पे बात करता है, वो उनका एक डॉक्ट्राइन है। तो आपको बहुत सारे उनके डॉक्ट्राइन्स हैं जो कि उनके धर्म में बहुत प्रिमिटिव माने जाते हैं। तो ये जो है ये जैनिज्म का एक डॉक्ट्राइन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ अजीवक संप्रदाय? अब अजीवक संप्रदाय बेसिकली क्या है? ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक संप्रदाय है जो कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का कंटेम्प्रेरी माना जाता है, 4th एंड 5th सेंचुरी BC का, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदुज़म में आप कह सकते हैं कि एक तरह से निकला, और इसमें जो मटीरियलिज्म की बात होती है, हिंदू मटीरियलिज्म पे या उसमें बात करते हैं आप इंडियन मटीरियलिज्म पे, उस पर काफ़ी बड़ी इसने रोशनी डाली, फिलॉसफी की बात होती है। और ये स्टार्ट जो है गौशाला ने किया था इसका, और इस वजह से इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। मतलब दिस इज नोन एज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन इंडिया, और 4th या 5th सेंचुरी BC की ये बात है। नाउ टीचर कौन थे गौतम बुद्धा के? अब टीचर, इस पे थोड़ी सी काफ़ी सी विवादास्पद बात है, ये थोड़ी सी इसमें लोगों का अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि एक थे अलारा कलामा करके, ठीक है। तो ये इनके योगिक प्रैक्टिशनर थे, ये मेडिटेशन करते थे, योगिक मेडिटेटर थे ये, और इन्होंने कहा जाता है कि वो पहले टीचर थे गौतम बुद्धा के। और जैसे कि कहा जाता है ना कि बुद्धा बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों से मिले थे, बहुत लोगों से उन्होंने बात की थी, चर्चा की थी, बहुत लोगों को उन्होंने फॉलो किया था, और उसके बाद जाके उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना था। तो उसमें जो सबसे पहले माने जाते हैं वो अलारा कलामा माने जाते हैं, और कहा जाता है कि इनसे ही ये जो बुद्धा के अंदर जो जिसको वो
वो खोज थी ना उनके अंदर कि वो अपना जो पूरा जो राज परिवार था वो छोड़ के और राजपाट छोड़ के जो वो चले गए थे, जिसको कहते हैं शांति की तलाश में या मोक्ष के, निर्वाण के। मोक्ष तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है, मतलब वही है निर्वाण की तलाश में। तो वो जो आप कह सकते हैं वो फिलॉसफी या वो ऑस्टेरिटी सिखाने वाले कि आपको फ्रूगलिटी में या आपको बहुत ही कम ज़रूरतों में जीना है या आपको अपना जीवन यापन करना है, ये जो फंडा है ना, ये जो चीज़ सिखाने वाले जो थे, जो प्रिंसिपल जो बुद्धा को आप कह सकते हैं कि बुद्धा को देने वाले थे, वो थे अलारा कलामा। और ये अभी तो अगर जिस एरिया की अगर आप बात करते हैं, राजगृह की बात हो रही है, ये अगर वो पर्टिकुलर एरिया की आप बात करते हैं तो आज की डेट में वो पाकिस्तान में आता है। ठीक है। अब हु इज बिलीव्ड बाय द जैनीज टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऋषभदेव। Which of the following places is associated with Jainism? कौन सी प्लेस है जैनिज्म से एसोसिएटेड है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पवपुरी या पाव, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो जगह मानी जाती है जहाँ पे महावीर स्वामी ने निर्वाण जो है वो अचीव किया था, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि उनकी निर्वाण स्थली मानी जाती है ना, जहाँ पे उन्होंने देह त्याग किया गया था अपना। ठीक है, इसलिए। और ऊपर का जो नाम है कपिलावस्तु, वो तो आज जानते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बाकी भी जो है वो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थली है वो यही है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज एडेड टू जैनिज्म बाय महावीर? महावीर में जैसे मैंने बोला था कि आपने जब बात की हमने तो 5 हमने डॉक्ट्राइन्स की बात की थी, याद है आपको? जब हमने डॉक्ट्राइन्स की बात की थी हमने सत्य, अहिंसा, अष्टय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसमें से आखिरी जो डॉक्ट्राइन था ब्रह्मचर्य का, वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो आंसर इज सी। Now, according to Buddhists, the main aim of life is, अगर आप बुद्धिज्म की बात करते हैं तो जीवन का जो मेन एम है वो पहली बात क्या थी, वो क्यों निकले थे या हिंदुइज्म से क्यों डाइवर्जन हुआ था? क्योंकि बात हो रही थी कि वो निकलना चाहते थे, ये जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, जो काल चक्र है, उससे बाहर निकलने की बात हो रही थी, संसारा से बाहर निकलने की बात हो रही थी। तो पहला जो उनका जो सबसे मेन कंसेप्ट है वो क्या है? मोक्ष जो है वो हिंदू धर्म का कंसेप्ट था, लेकिन उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट कौन सा था जो डेविएट किया उन्होंने? वो था निर्वाण का। तो निर्वाण जो है वो बुद्धिस्ट के हिसाब से मेन एम ऑफ लाइफ जो है वो है निर्वाण पाना या निर्वाण हासिल करना। ठीक है, तो वो आप समझ गए हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे आ जाते हैं मिलिंद पन्हो इज अ फॉर्म ऑफ डायलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इसमें भी पूछा जाता है, ये पीएससी में पूछा जाता है, ये ज़्यादातर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है, क्योंकि मिलिंद पन्हो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है अगर आप उस पीरियड की बात करते हैं तो। मिलिंद पन्हो जो है एक डायलॉग है जो कि किंग मिनांदार एंड बुद्धिस्ट मंक्स के बीच में हुआ था। अब किंग मिनांदार को आप इनका जो इंडो ग्रीक ओरिजिन के ये एक राजा माने जाते थे, बहुत अच्छे राजा माने जाते थे। इनका नाम हिंदी में जो है वो मिलिंद है। ठीक है, मिलिंद है। आपने अगर किसी का नाम मिलिंद सुना है तो आपको मालूम होगा कि वो नाम कहाँ से आया है, वो मिलिंद है। और वो बातचीत जो उनकी हो रही है वो किससे हो रही है? वो हो रही है बुद्धिस्ट मंक से जिनका नाम था नागसेन। ठीक है, अब अनेकतावाद की बात हो रही है, और अनेकतावाद की बात हो रही है तो अगेन आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे हैं कि ये बात जो है वो जैनिज्म से जुड़ी हुई है। जैनिज्म का मेन डॉक्ट्राइन, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैनिज्म में बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं, उसमें से एक डॉक्ट्राइन जो है वो ये है। और बात हो रही है काहे की कि अनेक मतलब बहुत सारे, है ना, मेटाफिजिकल की बात हो रही है, मेटाफिजिकल ट्रूथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं सच्चाई के, इसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो अगेन ये जो सेक्ट है ये बात हो रही है जैनिज्म से रिलेटेड है। The stupa site not connected with any incident of Buddha's life। एक स्तूपा साइट जो कि बुद्धा की लाइफ से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। बुद्धिज्म का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं लैंडमार्क माना जाता है, लेकिन एक आयरॉनिकल बात यह है कि बुद्धा ने अपने जीवन काल में कभी भी यहाँ नहीं आए, वो कभी उन्होंने विजिट नहीं किया। ये बहुत बाद में अशोका ने इसको निर्मित करवाया था, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने इसको निर्मित कराया था। और ये मध्य प्रदेश के आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और ये है
सांची के स्तूप। सांची के स्तूप, और सांची में अगर कहा जाता है कि अगर आप सांची का स्तूप जो देखते हैं, जो मेन स्तूप है, उसके अलावा भी वहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे अलग अलग स्तूपों का निर्माण हुआ है, और कुछ ऐसे स्तूप हैं वहाँ पे जहाँ पे कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मेन जो सांची का स्तूप है, इसकी जगह भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ वहाँ से थोड़ी दूरी पर और भी स्तूप मिले हैं बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, और ये कहे जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बुद्धा की डिसाइपल आके रहे हैं, और इस वजह से उनकी जो अहमियत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ से उनके अवशेष जो हैं वो बाद में मिले भी थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल अगर आप बात करते हैं तो सांची बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बुद्धिज्म के लिहाज से, जबकि बुद्धा वहाँ पे कभी नहीं आए अपने जीवन काल में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्तूप? अगेन जैसा मैंने कहा कि जो है सांची के जो स्तूप हैं वो बेस्ट स्तूपास माने जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बुद्धा वहाँ पे कभी नहीं आए। और अगर आप आज भी अगर आप सांची जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे स्तूपा पे, वहाँ पे शाम को एक लाइट शो होता है, लेज़र शो होता है, जिसमें पूरी बुद्धा की जीवनी जो है वो बताते हैं लाइट शो के ज़रिए। और वहाँ पे आप देखेंगे तो पूरे उनका जो आप कह सकते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एक वहाँ पे वाटर शो भी होता है उसी तरह से, जहाँ पे वो पानी और लाइट के हिसाब से के अलग अलग वेरिएशन से बुद्धा की पूरी जीवनी आपको दिखाते हैं। सो इफ़ यू एवर हैपन टू विजिट सांची तो वहाँ पे वो शाम को जाके लाइट शो जरूर देखिएगा। अब बात हो रही है श्वेतंबरा अगामा वाज फाइनली एडिटेड बाय द जैन काउंसिल ऑफ श्वेतंबरा अगामा। अगामा जिसकी बात करी थी मैंने, अगम जिसको बोलते हैं, उसकी बात हो रही है, और वो पहली बार कहाँ की काउंसिल में जो था वो हुआ था। मतलब सबसे पहली बार उसको अगर आप कहते हैं कि फाइनली एडिट होके वो कहाँ की काउंसिल में सबसे पहले एडिट हुआ था, तो वो हुआ था वल्लभी की काउंसिल में। ठीक है, At which place did Gautam Buddha gave his first sermon? पहला sermon जो है उन्होंने अपना दिया था सारनाथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए बुद्धिज़्म की अगर आप बात करते हैं तो सारनाथ का बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है। सारनाथ में आपको मालूम है एम्बलम भी जो है हमारा, जो राष्ट्र एम्बलम है वो भी आपको मालूम है सारनाथ से जुड़ा हुआ है। तो सारनाथ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन बुद्ध। अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ, सारनाथ की हमने बात की तो आपको अशोका पिलर मालूम है ना सारनाथ का, राइट। हमारा जो लायन जो हमारा लायन एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है? ऑफ कोर्स यू नो दैट, राइट, इतना तो आपको पता होगा। अब लुम्बिनी की अगर हम बात करते हैं तो वो बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा की, वो अटेस्टेड बाय द इंस्क्रिप्शन ऑफ। अब अगेन जब हमने सारनाथ की बात कर ली और हमने लायन कैपिटल की बात कर ली और हमने अशोका पिलर की बात कर ली और हमने सारनाथ की बात कर ली, तो ये नाम तो आपको क्लियर हो गया होगा। वो कौन से ऐसे सम्राट थे जिनको माना जाता है कि बहुत बड़े सम्राट थे अपने युग के, आज तक भी उनको बहुत बड़ा नाम बोला जाता है, सम्राट अशोक बोला जाता है। वो कौन से जो वॉर हुई थी जिसके बाद उनका जो था हृदय परिवर्तित हो गया था? कलिंगा की वॉर, है ना। कलिंगा की वॉर में जब उन्होंने इतना खून और रक्तपात देखा तो उनका जो था वो हृदय जो है पूरी तरह से बदल गया था, और फिर उन्होंने क्या हुआ, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। और इस वजह से यहाँ पे जो नाम है वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि नाम है अशोका द ग्रेट का। अब बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, इसके ऊपर भी बात हुई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब सिद्धार्थ गौतम अपना राजपाट छोड़ के जा रहे थे, वो जब सब त्याग के अपना घर परिवार राजपाट सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, तो उनकी एक जिसको कहते हैं ना एक इमेज है जो कि स्कल्पचर के तौर पे यहाँ पे उतारी गई है। और कहा जाता है कि वो जब खड़े हुए और जा रहे थे और ऐसे पलट के देख रहे हैं, ऐसी एक इमेज है, वो पलट के देख रहे हैं अपने सोते हुए एक छोटे से राहुल को, उनका जो सुपुत्र था, और अपनी पत्नी यशोधरा को वो देख रहे हैं। और वो उनके चेहरे पर बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि कोई भी भाव नहीं है, मतलब वो अपना मन इतना मजबूत कर चुके थे कि उन्हें ये सब कुछ त्याग के जाना है। वो ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि उन्हें मोह माया पूरी तरह से त्याग दी थी, उस तरह के उनके चेहरे पे भाव थे। और वो बहुत फेमस, उसके ऊपर बहुत बाद में हिस्टोरियंस ने काम भी किया, बहुत ज़्यादा उस पर लिखा पढ़ा भी गया है, बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर जो स्कल्पचर है उसकी बहुत मान्यताएं हैं। और वो ना सिर्फ उस स्कल्पचर की, बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और ये बात हो रही है कहाँ की केव्स की? ये बात हो रही है एलोरा की केव्स की। तो अजंता एलोरा की केव्स आपने सुनी होंगी, तो वहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर्स उकेरे गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत सुंदर तरह से उसको उकेरा गया है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो एलोरा की जो केव है, खासकर अजंता में भी है, लेकिन एलोरा की केव जो है उसमें आप तीनों धर्मों का आप कह सकते हैं कि को एग्जिस्ट करती हैं। वो अगर आप उसको देखें, जो चीज़ें वहाँ पे पत्थर पे उकेरी गई हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, वो तीनों ही धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुज़म को भी, जैनिज़्म को भी और बुद्धिज़्म को भी।
अब हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, ये तो हम बार बार इसके ऊपर डिस्कशन इतना सारा कर चुके हैं कि आपको मालूम है कि वर्धमान महावीर थे। अब हु प्रिसाइडेड ओवर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, इसमें एक और बात बोली जाती है। हाँ, ये भी मैं आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देती हूँ कि लोगों को लगता है कि महावीर और जो बुद्धा थे और महावीरा जो थे वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, तो क्या वो एक दूसरे से कभी मिले थे? जी नहीं, वो एक दूसरे से अपने जीवन काल में कभी नहीं मिले, ये फैक्ट है, ठीक है। इसमें कई लोगों को बड़ा अलग अलग लोग बोलते हैं। अब इसमें बात हो रही है कि 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई कश्मीर में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है। पहली जो हुई थी सारनाथ में हुई, उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, वैशाली में हुई, और आखिरी जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, और वो वासुमित्रा ने की थी। अब नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग्स टू, ये आप जानते हैं, शाक्य डायनेस्टी की बात हो रही है। बुद्धा वॉज बॉर्न एट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लंबनी या लुम्बानी। बुद्धा का मतलब क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब उन्होंने वो बौद्ध वृक्ष के नीचे, मतलब जिसको आप बोलते हैं गया में पीपल का पेड़ था बेसिकली, उसके नीचे जब बैठ के उन्होंने समाधि लगाई और उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो उनको आप कह सकते हैं एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, और इस वजह से उसको कहा जाता है, और बुद्धा का मतलब होता है दी एनलाइटेंड वन। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एट, कहाँ उनको महापरिनिर्वाणा मिला था? ये बात हो जाती है खुशीनगर की या कुशीनगर की, यहाँ पे उनको माना जाता है। इसी वजह से अगेन बुद्धिज़्म में इस जगह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत सेक्रेड वैल्यू मानी जाती है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मैंने आपको ये बता दिया कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली आपको पता है, दूसरी मैं आपको बता दूं कि कहाँ हुई थी। एक जो थी वो अशोका के टाइम पे हुई थी, ठीक है। एक जो थी वो आप सुनी चुके हैं कि किसने प्रेसाइड की थी। अब जो सेकेंड काउंसिल थी वो बेसिकली हुई थी कालाशोका के टाइम पे, ठीक है। कालशोका या कालाशोका, जो भी आप इसको बोलना चाहें, उसके टाइम पे। इसमें अच्छा एक और बात है, ये जो कालाशोक का नाम लिखा था, कालाशोक जिसको आप कहते हैं, या अलग अलग नाम है उनके बारे में एक चीज़ ये है कि वो बहुत फेमस रूलर थे, और ये माना जाता है बौद्ध धर्म की अगर आप बात करते हैं या उनके स्क्रिप्चर्स में बात करते हैं तो ये बात लिखी गई है कि उनके 10 पुत्र थे, ठीक है। और वो 10 के 10 पुत्र जो थे वो एक साथ रूल करते थे, मतलब एट द सेम टाइम दे यूज्ड टू बी द रूलर एट द सेम टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद नहीं पता होगा। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं कि सपोज फ्यूचर बुद्धा कौन माने गए हैं। अगर आप बात करते हैं कि क्या ये ऐसा कोई माना गया है कि फ्यूचर बुद्धा हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना कि अवतारों की बात करते हैं जैसे हम, तो वो फंडा यहाँ पे भी है। तो उसमें क्या कोई ऐसे हैं जो फ्यूचर बुद्धा हो सकते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है कि मैत्रेय जो हैं उनके लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि भाई अभी जो है ये स्वर्ग में हैं, और जब पूरी तरह से जब धर्म की जब चक्का जो है वो घूमना बंद कर देगा, ये जिसको धर्म को फिर से नए परिवर्तन की एक पुश की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो आएंगे। या फिर जब गौतम बुद्धा की जो पूरी टीचिंग्स हैं वो पूरी तरह से डिके हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नाश हो जाएगा, सर्वनाश, तब वो फिर से अवतार लेंगे और फिर वो धर्म को दोबारा स्थापित करेंगे। तो वो जो है वो है मैत्रेय। द टीचिंग ऑफ पार्श्वंथा इज कलेक्टिवली नोन एज, इसमें उनकी जो टीचिंग है उसको बोला जाता है चतुर्यामा, ठीक है। Which of the following is not the textbook of or the text of Buddhism? बुद्धिज्म का कौन सा इसमें से टेक्स्ट नहीं है? वो आपको मालूम है कि हमने बात की थी आचारंग सूत्र, ये जो है ये जैनिज्म से इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये बुद्धिज्म का नहीं है। Where was the order of nuns established by Gautam Buddha? वैशाली में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। नन्स का जब हम बात करते हैं तब हमने उन्हें इस्टेब्लिश किया था गौतम बुद्धा ने वैशाली। इसमें भी जो मैंने आपको बताया ना, नन्स जो नॉर्मली ऑर्डर ऑफ नन्स हम कैथोलिक से रिलेट करते हैं, लेकिन आप सोचिए गौतम बुद्ध ने उस ज़माने में भी ये बात की थी, और भारत में ये बात हुई कि जो भिक्खुनीज़ थी, जो औरतें थी, जो मंक्स थी, वो बनती हैं, तो उनका ऑर्डर ऑफ नन्स जो है वो इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, ठीक है। वो आज भी अगर आप देखेंगे तो उनको विनय के उस पर रहना पड़ता है, मतलब विनय मतलब दे हैव टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स। वो दोनों के लिए ही है, भिक्षुओं के लिए भी है, उनके लिए भी है। पर आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट कभी जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब दोनों ही आपको मिल जाएंगे देखने, मेल और फीमेल दोनों ही आपको मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि कॉमनैलिटी उनमें ये है, दे बोथ कीप द बॉल्ड हेड, अगर आप उनका देखेंगे तो। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट द वेज थ्रू हाउ दे सर्वाइव एंड हाउ दे लिव, एंड दैट इज देयर चोजन वे ऑफ लाइफ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
अब बात हो रही है अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस मेंशनिंग द बर्थ प्लेस ऑफ सक्यमुनि बुद्धा। सक्यमुनि बुद्धा मतलब बुद्धा की बात हो रही है। अब इसमें ये जो बात हो रही है इसको आप लुम्बिनी का जो पिलर एडिक्ट है उसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जो है एक ही चीज़ के वर्ड है। आंसर जो है फोर्थ है, रुमंदई की बात हो रही है। इसके बाद जब आप कल्याण मित्र की बात करते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, तो कल्याण मित्र मतलब ये उनकी बेसिक डॉक्ट्राइन है, बेसिक फिलॉसफी है जो कि 8 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, या 8 उनकी जो फिलॉसफी है उन पे काम करती है। तो 8 फिलॉसफी से आपको नाम यहाँ पे समझ में हो ही गया होगा, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। अष्टांगिका मार्ग मतलब वेज थ्रू 8 फोल्ड फिलॉसफीज। अब चौथा, अब 40th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। डिसिप्लिन की अगर आप बात करते हैं डिसाइपल की, तो उसमें से कौन है जिनको आखिरी सर्मन जो है वो बुद्धा ने दिया था। ये नाम जो है ये सुन के आपको थोड़ी सी अचरज भी हो सकता है, लेकिन ये नाम जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सुभद्रा, सुभद्रा कौन, जिनको आखिरी सर्मन गौतम बुद्ध ने दिया था, ठीक है। सुभद्रा नाम नॉर्मली लोग जो है सिर्फ एक ही से याद रखते हैं, वो महाभारत के रेफरेंस पे, पर महाभारत का रेफरेंस नहीं है। आपको बहुत सारे नाम ना कॉमनैलिटी में आपको लगेंगे काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स में सेम नाम हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता था तकरीबन वैसे ही नाम रखे जाते थे। अब मेन एलिमेंट फीचर ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी कौन सा है, कौन सा मेन एलिमेंट माना जाता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, वो माना जाता है प्रत्यय समत्पर, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, या उनके डिलीवर करते थे अपने सर्मन्स। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि संस्कृत तो उस टाइम पे चलती नहीं थी, संस्कृत से उनको डेविएशन चाहिए था, उनको आसान भाषा चाहिए थी, तभी उन्होंने किसमें की थी, प्राकृत उन्होंने एक्सेप्ट की थी, और प्राकृत अर्धमगधी भाषा में उन्होंने लिखा था, या उन्होंने पहली बार जो सर्मन जो डिलीवर करते थे वो अर्धमगधी भाषा में करते थे या प्राकृत में करते थे। अब 43 पे आ जाते हैं हम। सॉरी, which one among the following तीर्थंकर was according to श्वेतांबर tradition a lady। ये 5वीं तीर्थंकर मानी जाती हैं उनकी, और इसमें उन्होंने ये बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती हैं कि 5वीं उनकी तीर्थंकर थी, और ये माना गया कि भाई जो महिलाएं हैं वो भी मोक्ष की राह जो है, मोक्ष जो है वो प्राप्त कर सकती है, निर्वाण जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको याद रखना कि उनका नाम जो था वो था मलिनता, ठीक है। सी गुरु माँ थी वो। The Jain तीर्थंकर महावीर has been mentioned in the earliest Buddhist literature as, ये जो टर्मोलॉजी है इसका जो अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है द नेकेड एस्थेटिक, है ना, एक नेकेड एस्थेटिक जो कि एक पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते थे, जिसके उनके पिताजी क्योंकि उस क्लैन के हेड थे, इस वजह से वो रेफरल अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आएगा। अगर आप देखेंगे मतलब उसका होता है नेकेड एस्थेटिक, और ये टर्म है निगाथा नटपट्टा, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये उनका असली मतलब जो उनका रेफरल है बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसी नाम से है। सॉरी, नाउ त्रिपिटका किस भाषा में लिखी गई थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो 3 हमने बात की थी त्रिपिटका में। किस किस की हमने बात की थी बताइए आप, ये अगर आपको याद होगा, तो नहीं याद है तो आप पहले का रेफरेंस दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको ध्यान आएगा। मैंने 3 की बात की थी, 2 मैं आपको बता देती हूँ। चलिए कौन सा, 2 मैं आपको रेफरल दे रही हूँ, 1 मैं आपको नहीं दूंगी, 1 आपको मुझे बताना है। एक तो विनय त्रिपिटका थी और एक धम्म त्रिपिटका थी, और एक और थी, पहली वाली कौन सी बताई थी मैंने, एस से थी, बताइए, स से, राइट। अब आप उसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि उनको कहाँ से अलग करना था, संस्कृत से अलग करना था, तो प्राकृत में उन्होंने वो किया, और पाली एक फॉर्म है प्राकृत का, तो पाली जो भाषा थी। अब हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, ये भी बहुत आसान है, लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है लॉर्ड बुद्धा को। Now, which one of the following is not included in the 8-fold path of Buddhism? 8-fold path जो है बुद्धिज्म का, जो मैंने अभी आपको बताया था मार्ग है ना, 8-fold path, उस पर कौन सी चीज़ इसमें से नहीं आती? ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी मालूम वो 8-fold, तो आप मत पता कीजिए, उसमें बहुत है, राइट टू थॉट है, राइट टू कंडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो उसमें से नहीं आती वो बहुत कॉमनली, मैं इसलिए बोल रही हूँ कॉमन सेंस का, बेसिक IQ का क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा बुद्धिज्म का जो फंडा है वो काहे पे है कि आपको मोह माया त्यागनी है, आपको निर्वाण
के रास्ते में जाना है। और हर चीज़ जो है, जो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, वो काहे से होती है? क्रेविंग और डिज़ायर से आपको छूटना है या आपको उसकी मोह माया जाल से बाहर निकलना है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? राइट डिज़ायर नहीं हो सकता, राइट। सो द आंसर इज सी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। राइट डिज़ायर उसका हिस्सा नहीं है। नाउ बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ, कहाँ उनको महापरिनिर्वाणा मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस वजह से। महापरिनिर्वाणा मतलब जहाँ फाइनली उन्होंने निर्वाणा अटेन किया, या इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से इसको बोला जाता है जहाँ पे उनकी निर्वाणा की जो स्थली मानी जाती है वो मानी जाती है, और वो मानी जाती है मल्ला, ठीक है। नाउ Where did the महासंबिका स्कूल अराइज? अब इसकी जब हमने बात की, महासंबिका स्कूल जो है ये जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वहाँ पे उस समय पे इसकी स्थापना की गई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वो हुई थी वैशाली में। तो उसका आंसर जो है वो है वैशाली। अब हम फाइनली आ गए हैं आखिरी सवाल पे, और हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं 23वें तीर्थंकर की, ठीक है। वो किससे एसोसिएटेड थे? अब देख लीजिए, अब क्या होता है, वैशाली तो आपको मालूम है, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इनसे जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी का आपको एक चीज़ बोली जाती है कि उनका जो निर्माण जहाँ पे स्थली थी वो शिखर जी कहलाती है, पर उनकी जन्म स्थली के ऊपर जब बात होती है तो बात ये होती है कि उनके जो पिता थे अश्वसेना, वो राजा हुआ करते थे वाराणसी के, ठीक है। तो उनका जो जन्म स्थली है वो वाराणसी है, और इस वजह से अगर आप उनका नाम जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे वाराणसी से। अब इनकी जब हमने बात की थी ना, अभी पहले हमने बात की थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एक सेकंड बता रही हूँ मैं, कहाँ गया वो क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली चतुर्यामा की बात हुई थी। तो उसकी धर्मा की जब बात होती है तो उसमें उन्होंने एक्चुअली 4-फोल्ड फिलॉसफी जो थी वो भी इन्हीं की थी। अब वो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी हमने उसकी डिस्कशन किया है। वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन हमने ये डिस्कशन किया हुआ है। तो वो जो फिलॉसफी थी वो भी इनकी थी, 4-फोल्ड फिलॉसफी कही जाती है वो, ठीक है। Excuse me. With this we finally come to an end of the MCQs of Jainism and Buddhism. Of course बहुत बड़ा धर्म है, बहुत व्यापक धर्म है, दोनों ही बहुत बड़े बड़े व्यापक धर्म है। हर चीज़ तो हम नहीं कर पाए हैं, हर चीज़ हमने कवर नहीं किया, पर जितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हमने वो चीज़ कवर करने की कोशिश की है। कुछ MCQs के माध्यम से की है, कुछ हमने उसमें कर ली है जो हमने पढ़ाई की थी तब। अब बाकी जो बच जाता है वो जब हम सैम्पल पेपर्स स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हम कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपका हो जाएगा, एक ओवरव्यू आपको कंप्लीट मिल गया है जैनिज्म का और बुद्धिज्म का। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ बाहर आएगा इसके, ये जो हमने कर लिया है ये सफिशिएंट है। अब इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगी कि पहले आप पूरा जैनिज्म बुद्धिज्म का जो हमने लेक्चर किया था वीडियो पूरा पहले वो अच्छे से देख लो, उसके बाद फिर MCQs पे आना तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। कैसे एक्सेस करोगे पूरा वो जो है पुराना वीडियो, वो आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com। हमारे यहाँ पूरे K-12 से लेके NTSC, ओलंपियाड, CUET सब कुछ चलते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब आप जाएंगे जैसे CUET पे, ठीक है। सॉरी, तो CUET में जैसे बायोलॉजी है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, स्टडीज़ है, वैसे ही आपको जनरल नॉलेज मिल जाएगा। आपको वॉच नाउ पे जाना है और यहाँ पे आपको पूरे वीडियोस जो है हमारे वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे, सब कुछ आपको सीक्वेंस से जमा हुआ मिलेगा। तो आपको जैनिज्म बुद्धिज्म का जो वीडियो है वो लेना है और आपको उसको स्टडी करना है, पूरा इस तरह का होगा। आपको आगे बढ़ा के देखना है, आप आगे देख सकते हैं, जहाँ से आप उसको देखना है आप देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको पूरा देखिए क्योंकि आपको MCQs करने में आसानी होगी उससे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने कवर नहीं की थी, वो हमने MCQs में कर ली है। तो ओवरऑल होलिस्टिकली हमारा अच्छा खासा जैनिज्म बुद्धिज्म कवर हो गया है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सेम है, आप चैनल पे जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे। आपको और भी मालूम है कि अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, पुराना जो मैंने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। बाकी अपडेट जो है वो हमारे जो हैंडल है इंस्टाग्राम का उस पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा। और कोई इसके बाद भी डाउट है तो नीचे लिख सकते हो, आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, राइट। तो नाउ वी आर डन विथ दो चीज़ें हो गई हमारी, एक वैदिक लिटरेचर कंप्लीट हो गया, एक हमारा जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया। आगे जो है हम अब स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड और फिर हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री उसके साथ, ठीक है, स्टोन एज के साथ। तो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप यू गेट द कंसेप्ट कंप्लीटली। अगर कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है तो यू कैन राइट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू, ओके। थैंक यू।